आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी फैसला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गांव का पटवारी अपनी चौपाल में बस्ता खोले बैठा हुआ था। उसके पास 2-3 ग्रामीण बैठे थे। इसी समय एक वृद्ध लाठी टेकता हुआ आता दिखाई पड़ा। एक ग्रामीण उसे देखकर बोला, नंदा काका आ रहे हैं। पटवारी ने खतौनी पर से दृष्टि उठाकर देखा। नंदा को देखकर वो किंचित मुस्कुराया। बगल में रखे हुए बीड़ी के बंडल में से एक बीड़ी निकालकर सुलगाते हुए उसने कहा, ये नंदा बड़ा बना हुआ है। ऐसा चालाक आदमी गांव में दूसरा कोई नहीं है। आने दो, आज देखूंगा कितना चालाक है। एक ग्रामीण हंसता हुआ बोला, नंदा काका से मुंशी जी भी कच्ची खा गए। कच्ची खा गए? मुंशी जी कच्ची खाने वाले नहीं हैं, दूसरे ने कहा। मुंशी जी बोले, हम किसी से कच्ची वच्ची नहीं खाते। हमें कोई बेचारा क्या कच्ची खिलाएगा। इसी समय नंदा आ पहुंचा और बोला, मुंशी जी सलाम। मुंशी जी बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए बोले, सलाम कहो, किधर भूल पड़े। नंदा बैठते हुए बोला, अब ऐसी कहो कि भूल पड़े। झूठ कहते हैं। मालिक हो चाहे जो कहो, हमारे पास तो तुम फटकते भी नहीं। फटकें क्या मुंशी जी, अब चला फिरा नहीं जाता। लड़का सब काम संभाले हुए है, हम तो घर में बैठे रहते हैं। क्यों बबुआ, झूठ तो नहीं कहता। अंतिम वाक्य नंदा ने वहां बैठे हुए एक ग्रामीण की ओर देखकर कहा। बबुआ उत्साहहीन स्वर से बोला, हाँ काका, ऐसी ही बात है। मुंशी जी समझते हैं कि हमारे पास नहीं आता। मैं जाता ही कहाँ हूं। अच्छा कहो, इस समय कैसे आए? पटवारी ने पूछा। ऐसे ही आपके दर्शन करने चले आए। बहुत दिनों से भेंट मुलाकात नहीं हुई थी। हमने कहा आज हो आवें, और कुछ काम भी था, झूठ क्यों बोले। तो ये कहो, काम के लिए आए हो? भेंट मुलाकात तो सब बातें हैं। ये बात नहीं है मुंशी जी, काम के लिए तो लड़के को भी भेज सकता था। हमने सोचा इसी बहाने मुलाकात भी कराएंगे। अच्छा कहो, क्या कहते हो? हमने सुना है नया कानून आ गया है। हाँ आ गया है। उसमें क्या क्या है तो बहुत कुछ। तुम्हें जो जरूरत हो सो कहो, जो हमारे मतलब की समझो सो बता दो। सब कुछ तुम्ही लोगों के मतलब की है, कुछ हमारे की थोड़ा ही है। सुनते हैं किसान की खेत की मीड़ पर जो दरख्त होंगे वो किसान को मिलेंगे, ये ठीक है? ठीक भी है, नहीं भी। ये कैसा? देखो नंदा, तुम बड़े सयान हो, सब बातें भेंट मुलाकात में ही जान लेना चाहते हो। न नजर न न्याज। नजर न्याज भी मिलेगी, घबराते क्यों हो? तो जब नजर न्याज मिलेगी तभी बतावेंगे। ऐसा कहोगे? क्या करें, तुमसे कभी कुछ मिलता है? अरे सरकार, आप हाकिम हैं, आपकी बदौलत हमारी रोटियां चलती हैं। आपको हम देने लायक कहाँ हैं? ये बात है, किसी और को पढ़ाओ जाकर, हमसे सीधी तरह बात करो, समझे? पहले 2 रुपए निकाल कर धरो, पीछे कुछ पूछो। अन्य लोगों की ओर देखकर मुंशी जी बोले, तुम लोग क्यों बैठे हो? जाओ अपना अपना काम देखो। अन्य सब लोग उठकर चल दिए। नंदा बोला, हमारे ऊपर आपकी कुछ नाराजगी रहती है। हम नाराज वाराज किसी से नहीं रहते, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। नंदा ने टेंट से निकालकर 2 रुपए मुंशी जी के सामने रखे। मुंशी जी रुपए उठाते हुए बोले, हाँ आप पूछो, क्या पूछते हो? हमारी खेत की मेड़ पर 2 पेड़ शीशम के हैं, उन्हीं की बाबत पूछना है। वे अब तुम्हारे हैं, जमींदार का उन पर कुछ अख्तियार नहीं है। कहकर नंदा ने सिर झुका लिया और कुछ सोचने लगा। पटवारी कुछ मुस्कुराकर बोला, काहे चुप क्यों हो गए? हमें सब हाल मालूम है। अब आनंदपूर्वक घर पर बैठो, जमींदार कुछ नहीं कर सकता।
जो नालिश करें कि हमारा और इनका सौदा साल भर पहले तय हो चुका है तो उसकी कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं। जबानी बातचीत से क्या हो सकता है? शायद गवाह साखी गुजारें। सो अब कुछ नहीं हो सकता। नंदा कुछ देर तक चुप बैठा रहा, तत्पश्चात बोला, अच्छा तो चलता हूं मुंशी जी। अच्छा, शीशम कटवाना तो थोड़ी लकड़ी हमें भी देना। हाँ, जितनी चाहना ले लेना। नंदा अहीर गांव के अहीरों में सबसे अधिक संपन्न था। 2 जोड़ी बैल, 3 भैंसें, 4-5 गाय रखे हुए था। मुख्य व्यवसाय किसानी था। नंदा का एक जवान पुत्र था। वयस 24-25 वर्ष के लगभग थी। खूब हृष्टपुष्ट और कसरती था। नंदा घर लौट कर आया तो उसका पुत्र कालिका उसकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। कालिका ने पूछा, मुंशी जी ने क्या बताया? मुंशी जी कहते हैं कि जमींदार का कोई हक नहीं है, जमींदार कुछ नहीं कर सकता। अब तो विश्वास हुआ? हाँ, विश्वास क्यों न होगा, पर क्या? कालिका ने भ्रिक्टी चढ़ाकर पूछा। हम जमींदार को जबान दे चुके हैं। कौन? जवान बवान कुछ नहीं, दरख्त हमारे, वो कुछ नहीं कर सकते। बेटा, जरा ये तो सोचो, पर साल वो चाहते तो कटवा लेते। हमारे कहने से ही उन्होंने छोड़ दिए। हमने उनसे ये कहा था कि आप हमें ये दरख्त दो, हम आपको इनके जो दाम ठीक समझे जाएंगे दे देंगे। हमारा ऐसा कहने से उन्होंने दरख्त नहीं कटाए, छोड़ दिए। तो अब हमें दाम तो देने ही चाहिए। कैसे दाम? जब चीज हमारी है तो वो दाम लेने वाले कौन होते हैं? तुम तो खरीद चुके और दाम देने कह चुके। मैंने तो नहीं कहा। तुमने न कहा, मैंने कहा, बात तो एक ही है। नंदा कुछ झुंझला कर बोला, उन्होंने हमारी बात पर विश्वास करके दरख्त छोड़ दिए, तो अब हमें ऐसी दगाबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसे धर्मराज न बनो। धर्मराज बनने से काम नहीं चलेगा। ये है जमींदार, रात दिन किसानों का खून चूसते हैं। इनके साथ धर्मराज बने गुजारा नहीं होगा। सभी एक से थोड़ी ही हैं, और फिर चाहे जैसे हो, हमारे तो मालिक हैं, अन्नदाता हैं। अरे हम उनके खुद मालिक और अन्नदाता हैं। पैदा तो हम ही करते हैं और वो बैठे खाते हैं और हम ही पर रुआब झाड़ते हैं। जमींदारों की हस्ती तो मिटा देनी चाहिए। उस दिन का लेक्चर सुना था? वही सुन सुनकर तो तुम लोगों के ख्याल बिगड़ गए। पुरानी परिपाटी छोड़ दे रहे हो। हमें पुरानी परिपाटी नहीं चाहिए। उसी परिपाटी ने हमारी ये दुर्दशा कर दी। नंदा चुप हो गया। वो इस समय बड़ी उलझन में था। उसका अंतःकरण तो कह रहा था कि जमींदार को वृक्षों का मूल्य मिलना चाहिए, परंतु लड़के के विरोध करने से वो अंतःकरण की आज्ञा मानने में असमर्थ था। आज उन्हें जवाब देना है, उनका आदमी बुलाने आता ही होगा। नंदा बोला, तो जवाब दे देना कि अब दाम कैसे? अब तो वो हमारे हैं। मेरे से तो जीते जी ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो तुम न जाना, बैठो यहीं, हम बात कराएंगे। बैठने पावेंगे तब तो। जमींदार तो हम ही को बुलावेगा। बात तो हम ही से हुई थी, तुमसे तो हुई थी नहीं। खैर, जब बुलावेंगे तो देखा जाएगा, अभी तो हम ही जाएंगे। नंदा चुप हो गया। कुछ क्षण चुप रहकर बोला, बुढ़ापे में मुंह काला कराओगे और क्या? कालिका डपट कर बोला, हमारी चीज और हम ही इसके दाम दें, ये अंधेर। ऊपर से कहते हो काला मुंह कराओगे। ऐसे बहुत धन बढ़ाए तो किसी गरीब को दे दो। जमींदार को दिए क्या होगा? नंदा अपनी घुटी चांद पर हाथ फेरता हुआ बोला, अच्छा भाई, करो जैसा मन में आवे। अब और क्या कहें, तुम मानोगे थोड़े ही। जबरदस्ती मान लें। इसी समय जमींदार का गुड़ैत आ गया और नंदा से बोला, ठाकुर बुला रहे हैं। नंदा के बोलने के पूर्व ही कालिका बोल उठा, चलो हम चलते हैं। चलो, तुम ही चलो, गुड़ैत बोला। कालिका ने झटपट कुर्ता गले में डाला और टोपी हाथ में लिए चौपाल के चबूतरे पर से उतरता हुआ बोला, चलो। गुड़ैत कालिका को साथ लेकर चला गया। कालिका के जाने के पश्चात कुछ देर तक नंदा बैठा सोचता रहा। तत्पश्चात अपनी लठिया लेकर ये कहता हुआ उठा, ये लड़का उपद्रव मचवाएगा। ठाकुर साहब अपने कमरे में विराजमान थे। उनके पास ही उनका पुत्र बैठा था। वयस 22-23 की लगभग थी। इंटरमीडिएट पास करके उसने पढ़ना छोड़ दिया था और जमींदारी का काम देखना आरंभ किया था। कालिका से ठाकुर साहब बोले,
भाई वो शीशम के रुपए अब मिल जाने चाहिए। पिछली फसल में नंदा ने कहा था कि अगली फसल में जरूर मिल जाएंगे। कालिका बोला, वो दरख्त तो हमारे हैं मालिक। क्या मतलब? ठाकुर साहब ने पूछा। नया कानून जो बना है उसके हिसाब से दरख्त हमारे हैं। मगर अब तुम्हारे हुए हैं साल भर पहले। जब तुमने लिए थे तब तो तुम्हारे नहीं थे। हम कटवा रहे थे, तब तुम्हारे बाप ने ये कहकर हम दाम दे देंगे ले लिए थे। हमने जो ये रियायत की कि दाम नकद नहीं लिए, उसका ये बदला है। बदला बदला कुछ नहीं है सरकार, न्याय की बात है। कालिका ने कहा। न्याय की बात तो ये है कि जब तुम दरख्त खरीद चुके तो तुम्हें दाम देना चाहिए। जमींदार के पास बैठे हुए गांव के एक वृद्ध सज्जन ने कहा। ये तो ठीक है दादा, पर बप्पा ने खरीदे थे तो गलती की थी। वो चीज तो जब भी हमारी ही थी। हमारी न होती तो सरकार हमें दिलाती ही काहे को। ठाकुर साहब के माथे पर बल पड़ गए। वो बिगड़कर बोले, हमारे सामने बहुत कानून न छौंको, समझे? बड़े बालिस्टर बन के आए। जब खरीदी थी तब चीज हमारी थी। कानून कब बना था? हमारा सौदा कानून बनने के पहले हो चुका था। और तुम क्यों आए? तुम्हें हमने नहीं बुलवाया। हमारी बात नंदा से हुई थी, उसी को जाकर भेजो। रुपए दे तो दे, नहीं हम दरख्त कटा लेंगे। आप जबरदस्त हैं, चाहे जो कुछ करें। इतना कहकर कालिका उठा और अकड़ता हुआ चल दिया। डेरे के बाहर आकर कुछ उच्च स्वर से बोला, जब कटाएंगे तब देखेंगे। लहासें गिर जाएंगी, दिल लगी नहीं है। जमींदार साहब ने कालिका की बात सुनी। पास बैठे हुए वृद्ध सज्जन से वो बोले, सुना? इन लोगों के दिमाग तो देखो। वृद्ध सज्जन बोले, बड़ा बुरा समय आ गया है सरकार, कुछ कहते नहीं बनता। कांग्रेस का बल पाए हुए हैं, इसी से ये दशा है। सो जब खोपड़ी पर पड़ेंगे तब कांग्रेस बचाने नहीं आवेगी। मैं और तरह का आदमी हूं, कोई कर्म बाकी न रखूंगा। जमींदार साहब का पुत्र बोला, ले भी जाने दीजिए 2 दरख्त, कौन बड़ी बात है। कैसे ले जाने दे? 50 रुपए की रकम है। चाहे जितने के हों, अब तो वे उनके हैं। लेकिन उन्होंने कानून पास होने के पहले ही खरीद लिए थे। लेकिन उसकी कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं। ना हो लिखा पढ़ी, जबान भी तो कोई चीज होती है। कानून तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। अरे हम तो कर सकते हैं। अब ऐसी बात में कानून देखने लगे तो जमींदारी कर चुके। वृद्ध सज्जन को संबोधन करके ठाकुर साहब बोले, ये दशा है इन पढ़े लिखों की। ये भला क्या जमींदारी करेंगे? इन्हें तो कानून ही खा जाएगा। इसी समय नंदा डेरे में प्रविष्ट हुआ। उसके पीछे कालिका भी था। नंदा को देखते ही ठाकुर साहब बोले, रुपए लाए नंदा? आज रुपया दाखिल कर दो, नहीं कल पेड़ कट जाएंगे। नंदा बैठते हुए बोला, रुपया आपका गले बराबर है। आप हमारे मालिक हैं, अन्नदाता हैं, आपसे बेईमानी नहीं करूंगा। पर यह लड़का सरकार नहीं मानता है। इसे किसी तरह समझा लो। इसे समझाने की हमें क्या गरज पड़ी है? हमारी तुमसे बात हुई थी। हाँ ठाकुर, मैं ये कैसे कह दूं बात नहीं हुई थी। बात 20वीं हुई थी। झूठ नहीं बोलूंगा, भगवान को मुंह दिखाना है। सुना बबुआ, रुपए लाकर ठाकुर को दे दो। जो बात हो गई सो हो गई, वचन पूरा करो। रामायण में कहा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। कालिका उत्तेजित स्वर में बोला, उन पेड़ों से हमें कितना नुकसान पहुंचा है। हमारा 10 खेत रद्दी हो गया। पेड़ों की छाया के मारे उनमें कुछ होता नहीं। हम बराबर लगान देते रहे, जबकि पेड़ हमारे नहीं थे। तब हमने इतना नुकसान सहा, इसी मारे ना कि मालिकों का फायदा होगा। नहीं हम उन्हें जमने ही न देते। हम ही ने उन्हें पाला पोसा, जानवरों से बचाए रहे। ठाकुर का कोई आदमी जाता था देखने। अब सरकार ने हमें दिला दिया तो ठाकुर ही गम खाए। हमने उनके पीछे मेहनत की, नुकसान उठाया। ठाकुर को इतनी समाई भी नहीं है, बनते अन्नदाता हैं। बनते क्या हैं? हुई हैं अन्नदाता। तुम ना मानो, हमने तो सदा माना है और मानेंगे। ठाकुर साहब का पुत्र धीमे स्वर में पिता से बोला, ले जाने दीजिए, उनका हक है। कैसे हक है? खरीद चुके तब हक काहे का? ठाकुर ने कहा। कुछ देर तक मौन छाया रहा। 4 व्यक्तियों की विचारधारा चल रही थी, 2 युवकों की और 2 वृद्धों की। वृद्ध यानी नंदा ठाकुर को अपना अन्नदाता समझ रहा था और अपना वचन पूरा करने के लिए तत्पर था। दूसरा वृद्ध जमींदार नंदा को अपनी रियाया समझकर उससे ये आशा करता था कि वो उनकी आज्ञा चुपचाप मान ले। एक नौजवान यानी कालिका जमींदार को अपना शत्रु समझकर अपने अधिकार के लिए कटने मरने को तैयार था। पिता के वचन का उसके सामने कोई मूल्य ही न था।
दूसरा नौजवान यानी ठाकुर का पुत्र सोच रहा था कि अब किसानों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, उनके अधिकार उन्हें मिलने चाहिए। अधिकार के सामने उसकी समझ में वचन का कोई मूल्य नहीं था। दोनों वृद्धों की विचारधारा जमींदारों के पक्ष में थी और दोनों नवयुवकों की किसानों के पक्ष में। लड़के वृद्धों को गलती पर समझ रहे थे और वृद्ध लड़कों को। एक ओर लड़का बाप की बात नहीं मान रहा था, दूसरी ओर बाप लड़के की बात नहीं मान रहा था। कुछ देर सन्नाटा रहने के पश्चात ठाकुर साहब बोले, क्यों नंदा, क्या कहते हो? तुम्हारे ऊपर ही फैसला है, जैसा कहो हमें मंजूर है। कालिका बोल उठा, मैं तो छोटे ठाकुर पर फैसला छोड़ता हूं, जैसा वो कह दे मैं मंजूर कर लूंगा। नंदा, सरकार, मैं तो जो कह चुका हूं उससे नहीं भागूंगा। बबुआ नहीं देता तो मैं देता हूं। ये कहकर नंदा ने टेंट से 50 रुपये निकाले और ठाकुर के सामने रख दिए। कालिका की भौहें तन गईं। ठाकुर बोले, शाबाश नंदा, तुमने अपना वचन पूरा किया। छोटे ठाकुर ने पिता से पूछा, रुपए आपने पा लिए? हाँ, पा लिए। अच्छा, तो ये रुपए मुझे दे दीजिए। क्या करोगे? ठाकुर ने पूछा। मुझे जरूरत है। ले लो। छोटे ठाकुर ने रुपए उठाकर कालिका की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो भाई अपने रुपए, फैसला हो गया। कालिका हाथ जोड़कर बोला, छोटे ठाकुर, आपने इंसाफ किया, बस मैं यही चाहता था। रुपए की क्या बात है, आपकी बदौलत कमाते खाते और मौज करते हैं। हुक्म हो तो 50 रुपये आप पर से निछावर कर दूं। बड़े ठाकुर बोले, रुपए लौटाना है तो नंदा को दे दो, इसने अपने वचन का पालन किया, ईमानदार आदमी है। सरकार, मैं तो रुपए नहीं लूंगा। नंदा बोला, तो तुम ही ले लो। छोटे ठाकुर ने कालिका से कहा। सरकार, मैं तो इंसाफ चाहता था, सो मिल गया। रुपए जिसके हों उसे दीजिए। कालिका बोला। छोटे ठाकुर बोले, ये तो बड़ी मुश्किल है, इन रुपयों का क्या हो? ठाकुर साहब के पास बैठे हुए वृद्ध सज्जन बोले, कोई नहीं लेता तो किसी धर्म कार्य में लगा दिए जाए। ये ठीक है, आपने बहुत अच्छी सलाह बताई। छोटे ठाकुर बोले। कालिका बोल उठा, ये बहुत अच्छी बात है। छोटे ठाकुर ने रुपए रख लिए। बाद को कालिका की सलाह से वो रुपए छोटे ठाकुर ने कांग्रेस फंड में दे दिए। इस प्रकार ये मामला, जो उपद्रव का रूप धारण करने जा रहा था, नंदा की नेक नियति और छोटे ठाकुर की न्यायप्रियता के कारण इतने सुंदर ढंग से तय हो गया। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी फैसला, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।